हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? बढ़िया, चलिए, वेरी गुड। तो आज हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस। गॉस थ्योरम के दो मेन एप्लीकेशन हैं। पहला एप्लीकेशन है कि हम इसकी हेल्प से कई जगह बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज कूलम्स लॉ से करते तो बहुत लंबा हो जाता। और दूसरा, कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टी समझने में भी हेल्प करता है हमें गॉस थ्योरम। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करेंगे तीन जगह: चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड, लॉन्ग लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड और शीट ऑफ चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीन बिल्कुल बेसिक से डेरिवेशन है और आगे जो भी डेरिवेशन मिलेगा या कोई क्वेश्चन मिलेगा जहां पर गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो इन्हीं तीनों में से किसी एक की टेक्निक पे बेस्ड होगा। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत यूजफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बोर्ड्स में डेरिवेशन अक्सर आया करता है गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम से हम कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता कर सकते। यानी क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं कि कैन वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल यूजिंग गॉस थ्योरम, तो उसका आंसर है नो, ऐसा नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते ये भी देखेंगे और फिर लास्ट में हम लोग कुछ शॉर्टकट देखेंगे टाइम बचाने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला डेरिवेशन हम करेंगे चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर उसे में लगे हाथ कूलम्स लॉ का भी प्रूफ देख लेंगे। जब भी कभी आपको गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी होगी, ठीक, व्हेनेवर, तो आपका 3 स्टेप का प्रोसेस होगा। पहले स्टेप में आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि फील्ड लाइंस कैसी हैं, राइट। पहले स्टेप में पता कर सोचना पड़ेगा कि फील्ड लाइंस कैसी हैं। दूसरी स्टेप में चार्ज को घेरता हुआ एक प्रॉपर शेप का क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा, उसे हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। फिर उसी गॉसियन सरफेस से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, और फिर लास्ट में उसी फ्लक्स को Q बाय एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट कराना पड़ेगा। अब अभी तो कुछ नहीं समझ में आया होगा, चलिए शुरू करते हैं। इसको देखते हैं तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार है। तो ये एक चार्ज पार्टिकल है और हम इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं। तो पहली स्टेप, सोचिए फील्ड लाइंस कैसी है। अब इसमें सोचना क्या है भाई, सभी जानते हैं फील्ड लाइंस कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, ऐसे एंड ऐसे, राइट। अब चलिए मान लेते हैं कि यहां पर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है चार्ज से r डिस्टेंस पर, और अब हमें करना पड़ेगा एक क्लोज्ड सरफेस लेना पड़ेगा इस चार्ज को घेरता हुआ। तो यहां पे जो सरफेस बनेगा वो एक स्फेयर के ही जैसा बनेगा। क्यों स्फेयर, ये भी आगे देखेंगे हम लोग। तो ये हमने एक क्लोज सरफेस बना लिया, ये हो गया हमारा गॉसियन स्फेयर, गॉसियन स्फेयर, राइट। अब इस गॉसियन स्फेयर से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को E मानते हुए, राइट। यानी कि दूसरी स्टेप में हमें क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालनी होती है। तो फ्लक्स थ्रू, किसके थ्रू, द गॉसियन स्फेयर। तो गॉसियन स्फेयर से फ्लक्स कितनी आई, फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट डी के हिसाब से। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में देखा था हम लोगों ने, क्लोज सरफेस से फ्लक्स ऐसे निकलती है। अब देखिए कोई पॉइंट चूज करते हैं, चलिए मान लेते हैं यहीं पे हम ले लें। तो एरिया वेक्टर इधर ही जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रही है। तो अगर इसको एक्सपैंड करेंगे डॉट प्रोडक्ट के रूल से तो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मान लेते हैं E है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, फिर DA और कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल जो कि 0 है। अब देखिए, क्योंकि सिचुएशन में सिमेट्री है और हमने यहाँ पर एक स्फेयर चूज किया है, तो जो डिस्टेंस यहाँ पर वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, तो इस गॉसियन स्फीयर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। यानी ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई और कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इस पॉइंट पर एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0 का है तो आप कहीं पर भी कोई एरिया वेक्टर चूज कर लीजिए। जैसे यहाँ पर ले लिया, नॉर्मली बाहर जाएगा और इधर ही जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हर पॉइंट पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 ही बनेगा, ठीक है। यही कारण था कि हमने स्फीयर चूज किया। तो फाई इज इक्वल टू हमें मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लिया, इसके मैग्नीट्यूड को बाहर ले लिया, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्लोज इंटीग्रल DA
और अब सारा डी ए जोड़ना है इस गॉसियन स्फीयर पे, तो सारा छोटा छोटा डी जोड़ डालेंगे तो पूरे स्फीयर का हमें कर्व सरफेस मिलेगा। तो ये आ जाएगा E इंटू 4πr²। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारी दूसरी स्टेप कंप्लीट हो गई। ठीक है, पहली स्टेप में हमने फील्ड लाइंस के बारे में सोचा कैसी होंगी फील्ड लाइंस, फिर एक क्लोज सरफेस लिया, गॉसियन सरफेस यहाँ पे स्फीयर के जैसा है तो गॉसियन स्फीयर लिया, फिर इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। अब तीसरी स्टेप में ये जो फ्लक्स आई है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में वो गॉस थ्योरम के हिसाब से बराबर होगी इस क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये था गॉस थ्योरम। ठीक है, तो फ्रॉम गॉस थ्योरम फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकाली जाएगी तो आएगा सरफेस के अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमें मिलेगा E इंटू 4πr²। ये फ्लक्स आई इलेक्ट्रिक फील्ड को E मानते हुए, और यही फ्लक्स चार्ज के टर्म्स में बराबर होगी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय r²। तो ये चार्ज पार्टिकल की फील्ड, ये रिजल्ट पहले भी निकाला था हम लोगों ने, बट किससे निकाला था? कूलम्स लॉ से निकाला था, राइट। अब यहीं पर हम लोग कूलम्स लॉ का प्रूफ देख लेते हैं। इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहां पर कहीं पर जहां फील्ड पता करिए कोई टेस्ट चार्ज छोड़ देते हैं। मान लेते हैं Q0 टेस्ट चार्ज छोड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज सभी जानते हैं, छोड़ा गया चार्ज यानी टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दीजिए आप, ये जो निकाली है आपको ये मिलेगा 1/4πε0 Q0/r²। देयरफॉर हो गया कूलम्स लॉ, फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ये और इस चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में, एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा पहला डेरिवेशन, चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम की हेल्प से। अब देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि गॉस थ्योरम इस वजह से होल्ड करता है कि कूलम्स लॉ होल्ड करता है, और इसका उल्टा भी ट्रू है। ठीक है, क्योंकि गॉस थ्योरम को हमने ट्रू मानते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड पता करी तो पहुंचे हम लोग कूलम्स लॉ पे, राइट। यानी कि पिछले लेक्चर में देखा था कि कूलम्स लॉ इंप्लाइज गॉस लॉ, इस लेक्चर में हमने देखा कि गॉस लॉ इंप्लाइज कूलम्स लॉ, यानी कि कूलम्स लॉ है तो गॉस लॉ है, या फिर गॉस लॉ है तो फिर कूलम्स लॉ भी है, राइट। तो ये था हमारा पहला। अगला एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग लाइन चार्ज। अब पहली बात, लॉन्ग लाइन चार्ज क्या होता है? जैसे पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि सारा चार्ज एक छोटे से पॉइंट पे समेट दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया, राइट। वैसे लाइन चार्ज का मतलब होगा कि चार्ज को समहाउ खींच के एक पतली सी लाइन के फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब ये खाली एक थ्योरेटिकल आइडिया है, प्रैक्टिकली ऐसा होगा कि कोई वायर होगा, उसको आप चार्ज दे देंगे तो चार्ज एक लेंथ पे फैल जाएगा। बट एक कॉशन है यहाँ पर कि लाइन चार्ज में और चार्ज्ड वायर में अंतर होता है। ये अंतर हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। आज समहाउ हम ये मान के चलेंगे कि चार्ज एक पतली सी लाइन के फॉर्म में फैला हुआ है, राइट। तो ये लंबा सा लाइन चार्ज हो गया, चार्ज इस पे बराबर से फैला है और ये बहुत लंबा है, ऊपर भी गया है नीचे भी गया है, और इसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ जिसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं वो लैम्डा है, यानी पर सेंटीमीटर या पर मीटर जो चार्ज है वो लैम्डा है, राइट। गॉस थ्योरम से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो पहली स्टेप होगी ये सोचना कि फील्ड लाइंस कैसी होंगी। ठीक है, तो फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, इधर ऐसे जाएंगी, देखने में तो यूनिफॉर्म लग रही है बट ये यूनिफॉर्म होगी नहीं, ठीक। और इधर ऐसे जाएंगी, इधर ऐसे आएंगी, हमारी ओर ऐसे आएंगी, ठीक है, यानी कि समथिंग लाइक दिस। ये लाइन चार्ज हो गया, तो इधर ऐसे जा रही हैं, इधर ऐसे जा रही हैं, इधर ऐसे जा रही हैं, ठीक। तो ऐसी कुछ फील्ड लाइंस होंगी। अच्छा, ऐसी फील्ड लाइंस क्यों होंगी ये भी समझ लीजिए। देखिए हमने देख रखा था कि दो चार्ज पार्टिकल अगर हैं तो इनकी फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, ठीक, लाइक दिस, ठीक। इधर भी समथिंग लाइक दिस। अब इमेजिन करिए कि हम एक चार्ज पार्टिकल और बीच में रख दें, ठीक। तो क्योंकि फील्ड लाइंस में इंटरसेक्शन होना नहीं है, इसकी भी फील्ड लाइंस रहेंगी और इंटरसेक्शन नहीं होना है, तो फिर ये थोड़ा सा ऐसे सिमट जाएंगी, ऊपर की तरफ ऐसे हो जाएंगी, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगी
और ये ऐसे हो जाएगा, राइट, इधर भी ऐसे हो जाएगा। अब इमेजिन करिए दो और रख दें तो और थोड़ा स्ट्रेट हो जाएंगी और पास पास हो जाएंगी, ठीक है। अगर बिल्कुल मिला के खूब ढेर सारे चार्जेस रख दिए जाएं, ढेर सारे पॉइंट चार्जेस एक के बाद एक, तो एक लाइन चार्ज बन जाएगा जो कि बहुत लंबा सा अगर फील्ड लाइंस इस सिचुएशन की तरह हो जाएंगी। अब अगली स्टेप है एक क्लोज्ड सरफेस चूज करना और उस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, राइट। तो यहां पर जो क्लोज सरफेस लिया जाएगा वो एक सिलेंडर के जैसा होगा, समथिंग लाइक दिस। क्यों सिलेंडर, ये भी आगे क्लियर होने वाला है। और इसे हम कहेंगे गॉसियन सिलेंडर, और ये लाइन चार्ज इस सिलेंडर की एक्सिस पे होगा। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये लॉन्ग लाइन चार्ज हो गया और ये सिलेंडर हो गया और लॉन्ग लाइन चार्ज इसकी एक्सिस से पास कर रहा है, राइट, यानी समथिंग लाइक दिस। अब इस सिलेंडर से हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सिलेंडर फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए। मतलब ये हुआ कि इस पूरे सिलेंडर को छोटे छोटे एलिमेंट्री एरिया में डिवाइड करके हर जगह ई डॉट डी ए करना है, फिर सबको ऐड कर देना है। अब ये क्लोज सिलेंडर 3 सरफेसेस से मिलकर बना है। पहले ये ऊपर वाला जो फ्लैट बिल्कुल सर्कल के जैसा होगा, राइट। इसके बाद ये जो सेकेंड सरफेस है कर्व्ड सरफेस है, और जो तीसरा सरफेस है ये भी फ्लैट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले सरफेस पे हर जगह ई डॉट डी ए करेंगे, यानी पहले सरफेस पे हर जगह ई डॉट डी ए करेंगे, फिर आप दूसरे सरफेस पे हर जगह ई डॉट डी ए करेंगे, सबको इंटीग्रेट करेंगे, और फिर आप तीसरे सरफेस पे भी हर जगह ई डॉट डी ए करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। फाई इज इक्वल टू पहले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एलिमेंट्री एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों 90 बनेगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी लाइन चार्ज की और एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, राइट। सो दिस इज E एंड दिस इज DA फॉर द। तो पहले सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 आ गया। दूसरे सरफेस पे चलते हैं। दूसरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में हर जगह 0 का एंगल रहेगा, ठीक। क्यों, ये दूसरा सरफेस है, ये छोटा सा पार्ट हो गया एलिमेंट्री एरिया वेक्टर, और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी वही है। इस ओर चले जाइए तो भी वही होगा, DA बाहर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जाएगी। इस कर्व्ड सरफेस पे सामने आ जाइए तो DA इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगी। तो सेकेंड सरफेस पे हर जगह 0 का एंगल बनेगा, और थर्ड सरफेस पे फिर से एक बार 90 का एंगल रहेगा हर जगह, ठीक। तो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू, ये टर्म 0 हो जाएगा कॉन्स्टेंटी की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी सिलेंडर पे हर जगह, इस सेकंड सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कांस्टेंट होगी। क्यों, जो डिस्टेंस इधर वही डिस्टेंस इधर वही डिस्टेंस सामने, क्योंकि जो लाइन चार्ज है वो सिलेंडर की बिल्कुल एक्सिस से पास कर रहा है। तो कर्व्ड सरफेस का डिस्टेंस लाइन चार्ज से हर जगह सेम रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो ये बाहर आ जाएगा। बचा इंटीग्रेशन DA सेकेंड सरफेस पे, और ये टर्म कितना हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। अब फाइनली देखिए हमें इंटीग्रेट कराना है DA को सेकेंड सरफेस पे, ठीक। अब सेकेंड सरफेस जो है वो कर्व्ड सरफेस है, और सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का जो एरिया होता है वो होता है 2πrl। L जो है वो सिलेंडर की ये लेंथ है, R रेडियस है सिलेंडर का, और वो डिस्टेंस जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, यानी ये R है, यही वो डिस्टेंस है जहां पे हमें फील्ड कैलकुलेट करनी है, और यही रेडियस भी है सिलेंडर का। सिलेंडर हमने यहीं से पास होता हुआ बनाया है। पहली स्टेप में हमने फील्ड लाइंस इमेजिन किया, दूसरी स्टेप में हमने एक प्रॉपर शेप का क्लोज सरफेस लिया, यहाँ पे सिलेंडर लेना पड़ेगा तभी फ्लक्स निकल पाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। तो हमने इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। अब तीसरी स्टेप में हम इसी फ्लक्स को इक्वेट कराएंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम Q/ε0 से, राइट। सो देयरफॉर फ्रॉम गॉस थ्योरम यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में निकाली है वो चार्ज के टर्म्स में इतनी आएगी Q/ε0, इक्वेशन नंबर 2। यहां पे क्लियर कर दे रहे हैं, Q इज चार्ज
इनसाइड द सिलेंडर। भाई गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम कहता है कि क्लोज सरफेस से फ्लक्स, सरफेस के अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने सिलेंडर से फ्लक्स निकाली है, तो हमें चार्ज कितना लेना होगा? सिलेंडर के अंदर जो चार्ज आएगा, यानी लेंथ एल में जो चार्ज आएगा, राइट। तो फिर फ्रॉम 1 and 2, ये जो फ्लक्स आई इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में 2πRL, ये बराबर सिलेंडर के अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चलिए इधर जगह नहीं बची, इधर कर दे रहे हैं। तो ये मिलेगा हम लोग को E इज इक्वल टू Q/L 2πR 2π एप्सिलॉन नॉट R। रीअरेंज करके टर्म्स को लिखा। अब चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज इतनी लेंथ का है और चार्ज को इसी लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि लैम्डा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन चार्ज की, जो हमने गॉस थ्योरम से कैलकुलेट की, राइट। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने पहले कर रखा है पिछले वीडियो लेक्चर में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी चार्ज की वजह से, पूरे लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। बट इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्लक्स है क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट डी है, ये केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ऐसे एक क्वेश्चन किया था कि जब गॉसियन सरफेस पे कहीं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो आप सभी चार्जेस लेके चलते हैं, ठीक है, अंदर के बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड। बट फ्लक्स के लिए केवल अंदर का चार्ज लिया जाता है, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो देखिए, गॉस थ्योरम। और एक लास्ट पॉइंट, इसी रिजल्ट को हम लोग पहले भी डिराइव कर चुके हैं, ठीक है, फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रॉड वाले टॉपिक में। बट देखिए वहां पर कूलम्स लॉ से किया था तो कितना कॉम्प्लिकेटेड था। पहले एक एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल लेना पड़ा था, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ा था, फिर रिजॉल्व करना पड़ा था, फिर कई सब्स्टिट्यूशन करने पड़े थे, तब जाके रिजल्ट आया था। और यही रिजल्ट गॉस थ्योरम से देखिए कितनी आसानी से आ गया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, और वो है फील्ड ड्यू टू अ लार्ज शीट ऑफ चार्ज। अब शीट ऑफ चार्ज क्या है भैया? जैसे सारा चार्ज एक पॉइंट पे समेट दिया गया तो पॉइंट चार्ज, फिर उसी चार्ज को खींच के लंबा कर दिया गया समहाउ, तो बन गया लाइन चार्ज। वैसे ही शीट ऑफ चार्ज में चार्ज को खींच के, ठीक है, एक बड़ी सी शीट का रूप दे देंगे। अब प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल आइडिया है। प्रैक्टिकली क्या होगा, एक प्लेट होगी, आप प्लेट को चार्ज दे देंगे तो ये शीट ऑफ चार्ज की जैसा बिहेव करेगी। बट इसमें और शीट ऑफ चार्ज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये भी हम आगे ही देखेंगे अगले लेक्चर्स में। तो अभी फिलहाल ये मान लेते हैं कि चार्ज को समहाउ, ठीक है, खींच के, ठीक है, एक बड़ी सी फ्लैट शीट के फॉर्म में कर दिया, तो शीट ऑफ चार्ज हो गई है। ये चार्ज इस पे बराबर से फैला हुआ है। फील्ड पता करना है, 3 स्टेप। सबसे पहली स्टेप फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस ऐसी होंगी इसकी, ठीक, यानी समथिंग लाइक दिस। ये शीट हो गई, शीट, बड़ी सी शीट, तो ऐसे इधर होगी, इधर ऐसे होगी, ये फील्ड यूनिफॉर्म होगी, ठीक, और इधर ऐसे चली जाएगी। क्यों होगी ये आपको सोचना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए, थोड़ा सा अपने से अटेम्प्ट करिए, क्लियर हो जाएगा कि फील्ड ऐसी क्यों होगी। बड़ी सी शीट ऑफ चार्ज है, राइट। अब पहली स्टेप हो गई, हमने फील्ड लाइन सोच लिया। अब एक क्लोज्ड सरफेस लेना होगा प्रॉपर शेप का, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। तो यहाँ पे जो सूटेबल क्लोज सरफेस है वो भी एक सिलेंडर होगा, बट इस बार सिलेंडर की जो एक्सेस होगी वो शीट के परपेंडिकुलर होगी, राइट। और सिलेंडर जितना इधर लेंगे इतना ही पीछे लेंगे। क्यों, ये भी आगे क्लियर हो रहा है। तो दिस इज द शीट ऑफ चार्ज। आधा सिलेंडर इधर है क्लोज सरफेस और आधा सिलेंडर इधर है, राइट। तो दिस इज योर गॉसियन सिलेंडर। फिर से गॉसियन सिलेंडर बना, बट पिछले बार की तरह लाइन चार्ज में जो एक्सिस थी सिलेंडर की वो लाइन चार्ज को कंटेन कर रही थी। इस बार सिलेंडर की एक्सिस शीट ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर है। अब इससे हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सिलेंडर
फाई कैसे निकलेगा भाई, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अब ये सिलेंडर भी 3 सरफेस से मिलके बना है, ये पहला वाला फ्लैट सरफेस, फिर ये दूसरा वाला कर्व्ड सरफेस और फिर ये तीसरा वाला सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले सरफेस पे हर जगह ई डॉट डी ए करना पड़ेगा, फिर हमें दूसरे पे भी हर जगह ई डॉट डी ए करना पड़ेगा, फिर तीसरे पे भी हर जगह ई डॉट डी ए करना पड़ेगा। पहले वाले सरफेस पे ई डॉट डी ए करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, और अगर एरिया वेक्टर छोटा सा लेंगे डी ए तो वो भी इधर ही आएगा। तो ई और डी ए के बीच में एंगल 0 का होगा, ई डी ए कॉस 0, और 0 का एंगल हर जगह बनेगा ई और डी ए के बीच में पहले सरफेस पे। दूसरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों, एरिया वेक्टर तो नॉर्मली जाएगा ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, यानी कहने का मतलब फील्ड लाइंस इस कर्व्ड सरफेस को घिसते हुए चल रही होंगी। तो 90 का एंगल बन गया। इसके बाद चौथा ई डी ए फिर से cos 0 आएगा, ठीक है। क्यों cos 0 आएगा, अब अगर इस साइड जाएंगे तो एरिया वेक्टर नॉर्मली जाएगा बाहर की तरफ, अंदर नहीं जाता है, तो डी ए इधर होगा और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया, देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू ई कांस्टेंट होगा पहले सरफेस पे, ठीक, सिमेट्री से हर जगह दूरी शीट से बराबर की होगी, ई कांस्टेंट होगा, बाहर आ गया 1 डी ए प्लस दूसरा टर्म 0 और तीसरा टर्म ई, सॉरी ये 3 था भैया, 3 डी ए। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमने पहले सरफेस पे और तीसरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम ली है, ठीक है। क्यों सेम ली है, क्योंकि हमने सिलेंडर जितना आगे बनाया है उतना ही पीछे बनाया है, तो जितनी फील्ड की वैल्यू आगे होगी उतनी फील्ड की वैल्यू उतनी डिस्टेंस पे पीछे होगी, राइट। इसी वजह से दोनों सरफेस पे 1 पे 3 पे हमने ई की वैल्यू सेम ले रखी है, और इसी वजह से हम लोगों ने सिलेंडर ऐसे बनाया था कि आधा इधर आधा इधर, ठीक। तो फाई इज इक्वल टू ई, पहले सरफेस पे जोड़ डालेंगे डी ए डी ए डी ए, तो हमें मिल जाएगा ए, फिर तीसरे पे भी ई ए, राइट। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू 2EA, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारी दूसरी स्टेप कंप्लीट हो गई। पहली स्टेप में फील्ड लाइन सोचा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक क्लोज सरफेस बनाया जो कि सिलेंडर के जैसा बना, गॉसियन सिलेंडर, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में फ्लक्स निकाल डाली। अब लास्ट में इसी को इक्वेट कराएंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से, क्यू इस सिलेंडर के अंदर का चार्ज होगा, ठीक। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम ये जो फ्लक्स आई है इस सिलेंडर से, ये बराबर होगी सिलेंडर के अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे 2 कह देते हैं। तो फ्रॉम 1 to 2EA इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। क्यू ध्यान रखिएगा, ये पूरा चार्ज नहीं है, सिलेंडर के अंदर का चार्ज है, यानी इस एरिया का चार्ज है, और ये एरिया भी ए के ही बराबर होगा अगर ये है तो, ठीक। गॉस थ्योरम में जो चार्ज आता है वो क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज होता है, ठीक। फील्ड जो है, फील्ड, ठीक है, वो तो पूरी शीट की वजह से है, बट इस फील्ड की जो फ्लक्स है वो सिर्फ अंदर के चार्ज की वजह से है। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज, इस रीजन का चार्ज अपॉन इसी रीजन का एरिया, तो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं और सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द फील्ड ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्ज। ये रिजल्ट भी हम लोग डिराइव कर चुके हैं फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क वाले टॉपिक, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने कूलम्स लॉ की हेल्प से किया था, तो काफी लंबा हो गया था। अब फाइनली गॉस थ्योरम से हम हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कैलकुलेट कर सकते, केवल 3 सिचुएशन में कैलकुलेट कर सकते हैं, और उन सिचुएशंस को हम कहते हैं कि सिमेट्री है सिचुएशन में। जैसे पहला है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हुई जैसे कि हमने पॉइंट चार्ज वाले केस में देखा था, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी आगे हमें कई जगह मिलेंगी। तो यहाँ पर जो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे एक स्फीयर के जैसा, और इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में आएगी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, हमने स्टार्टिंग में देखा था, और फिर यही फ्लक्स इक्वेट कराई जाएगी सरफेस के अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको इधर ले आके ए की वैल्यू पता चल जाएगी, राइट। दूसरी सिचुएशन जैसे कि लॉन्ग लाइन चार्ज में थी, लॉन्ग लाइन चार्ज इतना बड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा सा है ये, ठीक। इसमें हम एक सिलिंड्रिकल सरफेस बना के इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख देते थे,
और ये इतनी आई थी E इंटू 2πRL, R इसका रेडियस था, इसकी लेंथ थी, और फिर इसी को इक्वेट कराते थे इसके अंदर के चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाती थी। इसी तरीके से प्लेनर सिमेट्री थी एक जगह, लास्ट वाले में शीट ऑफ चार्ज में ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, ठीक। तो इसमें हम लोगों ने, ये शीट ऑफ चार्ज थी, ठीक, 3D में इसको इमेजिन करिए, लाइन चार्ज नहीं है, शीट ऑफ चार्ज है। इसमें हम लोगों ने ऐसा सिलेंडर बनाया था और इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट डी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में इतनी आ गई थी, ट्वाइस EA, और इसको किससे इक्वेट कराया था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट करा के इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर ली थी। तो बस इन्हीं 3 सिचुएशंस की जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कहीं होगी तभी हम गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख के Q बाय एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट करा के E पता कर लेंगे। अब अदरवाइज जैसे मान लेते हैं लॉन्ग लाइन चार्ज नहीं है, ये तो लॉन्ग है, बहुत ऊपर नीचे तक गया है, ठीक है, शॉर्ट होता, यहां शुरू यहां खत्म, तब देखिए इसकी फील्ड लाइंस ऐसे जाती, समथिंग लाइक दिस। अब अगर आप यहां पर एक क्लोज सिलेंडर बनाते इधर ऐसे होती, तो इससे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को E डॉट डी ए को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में नहीं लिख सकते थे, राइट? क्यों? क्योंकि इसमें जगह जगह एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल बदलता रहे, फील्ड की वैल्यू चेंज होती रहती जगह जगह, राइट? तो इसमें आप इसको ये नहीं लिख सकते थे E इंटू 2πRL, और फिर इसको आप Q बाय एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट भी नहीं करा सकते थे, राइट? यानी ऐसी सिचुएशन में, ये एक नॉन सिमेट्रिक सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन नहीं बना सकते या इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में नहीं लिख सकते, तो फिर इक्वेट कहां से कराएंगे? क्लियर हो गई चीज? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसी सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता कर पाएंगे गॉस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। जहां जहां बस हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखने के बाद Q बाय एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट करा सकेंगे, ठीक है, वहीं पर निकाली जा सकेगी। तो उसके लिए 3 सिचुएशन है। तो जैसे क्वेश्चन आ जाए, कैन वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ फाइनाइटली चार्ज रॉड, ठीक है, फाइनाइट चार्ज रॉड बाय गॉस थ्योरम, ठीक है, तो आंसर होगा नो। क्यों नो? उसका रीजन ये है कि इसकी फील्ड लाइंस सिमेट्रिक नहीं होती, बिकॉज देयर इज नो सिमेट्री इन द सिचुएशन, ठीक। बस इसका आंसर ये हो जाएगा कि बिकॉज देयर इज नो सिमेट्री इन द सिचुएशन, राइट। इस तरीके से जैसे मान लेते हैं 2 चार्ज पार्टिकल हो गए, Q और Q, दोनों ही पॉजिटिव है मान लें, तो इसकी फील्ड लाइंस हम जानते हैं ऐसी होगी, देख रखा है हम लोगों ने। और कोई का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है, तब भाई आप कैसा गॉसियन सरफेस, जैसे अगर स्फीयर बना भी लेते हो तो इससे क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट डी ए को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख पाओगे, ये नहीं लिख पाओगे E इंटू 2/4πr², ठीक है। क्या रीजन है? जगह जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती रहेगी, जगह जगह एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल भी चेंज होता रहेगा। इसको मोटा मोटा ऐसे याद कर सकते हैं कि हम गॉस थ्योरम से वही इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर पाएंगे जहां फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, इसे हम कहेंगे कि स्फेरिकल सिमेट्री सिचुएशन में, या फिर लाइन चार्ज की तरह की फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, इसे हम कहेंगे सिलिंड्रिकल सिमेट्री है सिचुएशन में, या फिर शीट ऑफ चार्ज की जैसी फील्ड लाइंस होंगी, इसे हम कहेंगे कि प्लेनर सिमेट्री है सिचुएशन में। तो बस जहां जहां ऐसी फील्ड लाइंस मिलेंगी, बस वहीं पर हम गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकेंगे और हम कहेंगे कि वहां पर सिमेट्री है सिचुएशन में। और आगे अगर हमें कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा तो टाइम बचाने के लिए हम इसको इंटीग्रल E डॉट डी ए को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में डायरेक्ट ये लिख देंगे E इंटू 4πr², ऐसे ही इस सिचुएशन में ये लिख देंगे और इस सिचुएशन में ये लिख देंगे, राइट। हाँ, अगर बोर्ड में आए तब तो फिर शो करना पड़ेगा कि ये चीज इसके बराबर कैसे आ रही है, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो ये था आज के लेक्चर के लिए। अब आज कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग, अभी और डेरिवेशंस देखेंगे, फिर सारे डेरिवेशन के रिजल्ट्स पे इकट्ठा एक साथ सवाल करेंगे। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे शेल ऑफ चार्ज और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की फील्ड। तो तब तक के लिए एंजॉय करिए, पढ़ते भी रहिए, ठीक, टेक केयर एंड गुड बाय।